नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने यूपी टेट और एमपी टेट 2026 का जो एग्जाम लगा हुआ है आपका यूपी टेट का। इसके लिए हम ईवीएस की क्लास आज देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको सीडीपी कराई हुई है, ठीक है, चैनल पर। तो आप जाकर अगर सीडीपी की चैनल नहीं देखी है तो आप एक बार सीडीपी और देख लेना, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट, वहां पर मैंने 120 जो फैक्ट्स हैं वन लाइनर के वो आप अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब चैनल पर अपने। ओके। इसके बाद आप ईवीएस का जो वीडियो है ये भी क्विक रिवीजन वाला वीडियो है, आप जाकर इसको भी देख सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए और आपको आने वाली अपडेट्स ऐसे ही मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ, जहां पर आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि यूपी टेट, एमपी टेट और जितने भी अन्य शिक्षक पात्रता परीक्षा हैं इन सभी के लिए ये वीडियो आपका उपयोगी रहने वाला होगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, जो कि त्वरित और सटीक रिवीजन के लिए आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। ये प्रमुख चार भागों में इनको बांटा गया है। भाग नंबर एक जो है ये पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। तो पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता, जो कि प्रश्न आपको 1 से 30 तक यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 1 से 30 तक प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि विश्व पर्यावरण दिवस, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष दोस्तों ये 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। दिवस में ये डेज में क्वेश्चन आ जाएगा आपका, डेज में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। अब देखो ये सिस्टम, आप देखेंगे यहाँ पर कहने में आता है कि टम, टम, ठीक है। और इनके जो साइंटिस्ट का नाम है वो टॉन्सले, ठीक है। तो यहाँ पर तो आता है टम इकोसिस्टम और यहाँ पर है टॉन्सले, तो टा से टम, टा से टॉन्सले। तो एम जी टॉन्सले, जो ए जी टॉन्सले थे, ये आपके इकोसिस्टम के कौन है। सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द दिया था किसने, टॉन्सले ने। लेकिन अगर इकोलॉजी पूछ लिया जाए, पारिस्थितिकी पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है, तो पारिस्थितिकी जो शब्द था, इकोलॉजी शब्द था, ये आपके अर्नस्ट हैकल ने दिया था, अर्नस्ट हैकल ने। तो याद रखना, जब टॉन्सले, जब इकोसिस्टम आएगा तो टॉन्सले और इकोलॉजी आ जाए तो अर्नस्ट हैकल, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है लोग। ओके। नेक्स्ट है कि खाद्य श्रृंखला जो है हमारी है, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह जो है फूड चेन में हमारी ये एक दिशीय यानी कि यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। यूनी डायरेक्शनल आपका ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह होता है किसमें, फूड चेन में। नेक्स्ट है ऊर्जा के प्रवाह का 10% का नियम जो है वो किसने दिया था। तो जो 10% का जो नियम है, 10% लॉ, ये आपका रेमंड लिंडमैन ने दिया था, रेमंड लिंडमैन ने दिया था। पृथ्वी पर सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो जो महासागर हमारे ओशियंस हैं, ये सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है पृथ्वी पर। सेवेंथ, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है। तो अमेजन फॉरेस्ट जो है, जो कि साउथ अमेरिका में पड़ते हैं, कहाँ पर, साउथ अमेरिका में, ठीक है, साउथ अमेरिका में है वहां, इसको हम अमेजन फॉरेस्ट को पृथ्वी का फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है, मतलब बायोडायवर्सिटी डे जो है, ये कब मनाया जाता है। तो बायोडायवर्सिटी डे जो है दोस्तों ये 22 मई को मनाया जाता है। अच्छा, 22 अप्रैल को आप याद कर लो, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अर्थ डे, ठीक। अर्थ डे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जो जैव विविधता है ये कहाँ पाई जाती है। तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता दोस्तों ये भूमध्य रेखीय उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, ठीक है। इसके पहले दोस्तों देखो यूपी लेखपाल, लेखपाल के भी दो वीडियो डले हैं आपके ईवीएस के। आप चाहो तो क्योंकि ईवीएस देखो हर एक एग्जाम में सेम आती है, चाहे वो लेखपाल हो चाहे कोई भी हो, तो ईवीएस सबके लिए सेम है। आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने टोटल 255 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, चैनल पर डला हुआ है, आप देखेंगे जाकर तो मिल जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो भारत में जो सर्वाधिक व्यवस्था है ये आपको वेस्टर्न घाट, जो ये वाला घाट होता है वेस्टर्न घाट, इस तरफ आपको सबसे ज्यादा व्यवस्था, जो जो जैव विविधता है ये दिखाई देगी आपको, ठीक है, वेस्टर्न घाट। और कहाँ पर दूसरी जगह एक और बताई गई है इसमें। तो वेस्टर्न घाट के अलावा दूसरा है आपका जो साइलेंट वैली, साइलेंट वैली कहाँ पर, केरला में देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर भी पाई जाती है। देखो अगला क्वेश्चन इसने पूछ लिया फिर से कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। तो साइलेंट वैली आपकी केरल में स्थित है, कहाँ है दोस्तों, साइलेंट वैली केरल में स्थित है।
12वां क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ईपीए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये कब आया था? तो ये 1986 में आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। 13, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है भारत में कब पारित किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, ये ध्यान रखना। जो पर्यावरण है ये 1986 का है, और वन्य जीव जो है वो 1972 का है। और 1973 में आया था प्रोजेक्ट टाइगर, ये भी याद रखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में आया था। 1992 में दोस्तों आया था प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, तो तीनों चारों याद रखिए कि पर्यावरण संरक्षण 1986, 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम, 1973 प्रोजेक्ट टाइगर है। 29 जून को हम बाघ दिवस मनाते हैं, 29 जून को हम टाइगर डे या फिर बाघ दिवस मनाते हैं 29 जून को। और 1992 में आया था क्या? प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992 में। नेक्स्ट है कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वन संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में लागू हुआ था, इसी के 1972 को देखते ही। ठीक है, क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम जो है भारत में पारित हो गया था 1972 में, लेकिन इसको लागू किया गया था कब? 1980 में। उसके बाद जब वन की बात आई तो फिर पर्यावरण को भी रक्षा करने के लिए, तो फिर पर्यावरण के लिए 1986 में पर्यावरण अधिनियम एक्ट बन गया ये तो। नेक्स्ट आया कि जैव विविधता अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? तो जैव विविधता अधिनियम जो है, जो बायोडायवर्सिटी एक्ट है, ये 2002 में पारित हुआ था। ये पारित होने वाली डेट है, देखना। नेक्स्ट है हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले नॉर्मन मेयर ने किया, नॉर्मन मेयर्स ने। ओके, नॉर्मन मेयर्स ने सबसे पहले हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया। भारत में मुख्य रूप से कितनी जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जिनका नाम है हिमालय, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट, श्रीलंका और सुंडरलैंड। ये 4 जो आपको जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट देखने को मिलेंगे। अगला है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो आईयूसीएन जो है वो रेड डाटा बुक जारी करता है, जिसमें कि हम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका पूरा नाम है आईयूसीएन का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आईयूसीएन जो रेड आईयूसीएन की जो रेड डाटा बुक है, इसमें आपकी जितने भी एंडेंजर्ड स्पीस हैं, मतलब स्पीसीज हैं जो कि लगभग विलुप्त होने के कगार पर हैं, अब बची ही नहीं है, तो उसमें इन सब को लिया जाता है इस बुक में। 19, रेड डाटा बुक में किन जीवों का विवरण होता है? तो संकटग्रस्त जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, एंडेंजर्ड प्रजातियों का उल्लेख किया गया है किसमें? रेड डाटा बुक में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस, जिसको वर्ल्ड वेटलैंड डे बोलते हैं, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। क्योंकि 2 फरवरी, देखो ध्यान से इसके पीछे कहानी, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नामक जगह पर, किसके? ईरान के रामसर नामक जगह पर ये सबसे पहले कन्वेंशन हुआ था, जो कि वेटलैंड्स को बचाने के लिए। तो इस समय भारत में टोटल 98 वेटलैंड्स हो चुके हैं। अभी रिसेंटली पटना पक्षी जो अभ्यारण्य है, ये वेटलैंड, इसको भी जोड़ा गया है। और एक कोई है गुजरात नाम करके, एक गुजरात का भी है, उसको भी ऐड किया गया है। तो पटना पक्षी अभ्यारण्य जो एटा में देखने को मिलेगा, आगरा के पास एटा है। ठीक है, वहां पर आपको पटना पक्षी अभ्यारण्य देखने को मिलेगा, रिसेंटली जो जो ऐड किया गया है। तो टोटल इस समय 98 वेटलैंड्स हैं भारत के अंदर। कब मनाया जाता है वेटलैंड डे? 2 फरवरी को। रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो आर्द्र भूमि से, वेटलैंड्स के संरक्षण से। ओके, यहाँ पर हम फिट टू पॉइंट की बात कर रहे हैं, ज्यादा कुछ आगे पीछे घुमाने वाली बात नहीं है दोस्तों। एक भी क्वेश्चंस में आप सीधा सीधा जिनका रिवीजन करना है ना, उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी ये क्लास होगी। आप खुद पढ़ने के बाद कहेंगे कि मजा आ गया। नेक्स्ट है कि लाइकेन किसके सबसे अच्छे प्राकृतिक सूचक हैं, इंडिकेटर माने जाते हैं? तो लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषक के, विशेषकर SO2 के सबसे बढ़िया प्रदूषक प्राकृतिक सूचक माने जाते हैं। तो लाइकेन जो है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में? कवक और शैवाल के बीच में। कवक और शैवाल के बीच में एक सहजीविता संबंध दिखाता है कौन? लाइकेन। 23, प्रकृति का मेहतर, जिसको हम इसका वेंजर मतलब सफाई कर्मी कहते हैं, तो प्रकृति का मेहतर कौन होता है? ये होते हैं डिकम्पोजर्स, अवघटन। जो डिकम्पोजर्स मतलब जीवाणु और कवक, ये जो होते हैं ये प्रकृति के इसका वेंजर सफाई कर्मी होते हैं, इनको बोलते हैं। खाद्य जाल, जिसको फूड वेब बोलते हैं। ठीक है, फूड वेब में ऊर्जा का मार्ग कैसा होता है? तो फूड वेब में जो आपका ऊर्जा का मार्ग है ये बहुदिशीय होता है, मतलब मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, फूड वेब में जो ऊर्जा का मार्ग है ये मल्टी डायमेंशनल आपको देखने को मिलेगा, बहुदिशीय।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों मतलब प्रोड्यूसरों का मुख्य कार्य क्या है? तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों का मुख्य कार्य है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट, स्वपोषी जिसको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, तो स्वपोषी के अंतर्गत कौन आते हैं? तो स्वपोषी के अंतर्गत दोस्तों सभी हरे पौधे जो हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, इसलिए ये सभी जितने हरे पौधे हैं ये सब ऑटोट्रॉफ्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता कंज्यूमर्स प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर होते हैं? तो ये जो उपभोक्ता है हमारे कंज्यूमर्स हैं, ये उत्पादकों उत्पादकों का मतलब है हरे पौधे पर निर्भर होते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक और सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है और सबसे पहला स्रोत है इसको बोलते हैं सन। सन में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है सबसे ज्यादा मात्रा में, उसके बाद हीलियम आपको देखने को मिलेगी। घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार बायोमास का पिरामिड कैसा होता है? तो बायोमास का पिरामिड जो है वो आपका सीधा होता है, ठीक है, इस तरीके से बायोमास का पिरामिड सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा सॉरी दोस्तों, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, अपराइट, याद रखना, बायोमास का पिरामिड सीधा और ऊर्जा का पिरामिड भी हमेशा सीधा बनता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो पार्ट वन में हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर, जहां पर आपको अगले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आगे के 30। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 31 है कि वायुमंडल में, यहाँ पर हम पर्यावरण प्रदूषण और वैश्विक समस्याओं के बारे में बात करेंगे 31 से लेकर 60 तक। तो वायुमंडल में ओजोन परत मुख्य रूप से किस परत में पाई जाती है? दोस्तों आप खुद देखेंगे कि एक एक क्वेश्चन बिल्कुल फिट टू द पॉइंट है, आपको कहीं आगे पीछे नहीं भटकना, सीधा रिवीजन करो और सीधा इसमें से फंस सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन। वायुमंडल में ओजोन परत मुख्य रूप से किस मंडल में पाई जाती है? तो ये आपके स्ट्रेटोस्फेयर जिसको हम समताप मंडल बोलते हैं, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन दिवस हम कब मनाते हैं? 16 सितंबर को, ठीक है, 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं। ओके, ओजोन का जो सूत्र होता है वो होता है O3, ये ऑक्सीजन से बनने वाली एक गैस है O3। ठीक, CFC जो गैस है वो ओजोन परत को नष्ट करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, जो फ्रिज से और AC से निकलती गैस है, ये हमारे क्लोरोफ्लो जो ओजोन परत है इसको ये खराब करती है, मतलब इसको नष्ट करती है। ओजोन परत की नापने की जो इकाई होती है, इसको मापने की इकाई होती है, मेजर करने की, इसको बोलते हैं हम डावसन। ओके, ओजोन के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखना कि ओजोन परत को जो मापने की इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं? डॉप्सन। नेक्स्ट है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो ये लिखा है देखो, डॉप्सन। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो हम 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1987 में हुआ था, 1987 में, ठीक है। ये कब? 16 सितंबर, 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ये हुआ था दोस्तों कहाँ पर? आपके मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। मॉन्ट्रियल कहाँ है? ये कनाडा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। कौन? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 में, ठीक है, 1987 में, याद रखेंगे बिग डेट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी आपको, ये ध्यान रखना, O2 नहीं आती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का है। ये इसका उद्देश्य क्या था? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, जितनी ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके एमिशंस को, उत्सर्जन को कम करने के लिए हमने क्योटो प्रोटोकॉल किया था, बनाया था। अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो एसिड रेन के लिए आपकी SO2 जिसको हम सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, और NO2 जिसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। N2 वो दोस्तों है लाफिंग गैस, ये है लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस जो बोलते हैं, ये है N2 ये है लाफिंग गैस। लेकिन SO2 और NO2 जो है ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। इसी कारण से आगरा का किला, क्योंकि मथुरा रिफाइनरी पास में है, तो
तो आगरा का किला जो है, यहाँ का जो पत्थर संगमरमर है, खराब होता जा रहा है ड्यू टू द एसिड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का रंग फीका पड़ने का कारण मुख्य क्या है? कि अम्ल वर्षा है जो ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है। जल प्रदूषण मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो जल प्रदूषण मापने के लिए दोस्तों आपका बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई है डेसिबल, ठीक है, डीबी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में डीबी। ये है डेसिबल, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई। ओके दोस्तों, आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस क्लास। हम बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन के साथ आगे, और आगे हमें बढ़ना ही होगा। 42, पीने योग्य जल में आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो जब जल में आर्सेनिक अत्यधिक मात्रा में हो जाता है तो हमें ब्लैक फुट जो रोग है ये उत्पन्न हो जाता है आपके शरीर में, ब्लैक फुट रोग। ओके, ब्लैक फुट। नेक्स्ट देखेंगे कि जल में पारा मतलब मरकरी की अधिकता, मरकरी का जो सिंबल होता है वो Hg होता है। मरकरी की अधिकता से कौन सी खतरनाक बीमारी होती है? तो मरकरी की अधिकता से जल में मिनी माता रोग उत्पन्न होता है। कौन सा? मिनी माता रोग। नेक्स्ट है कि जल में कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो जल में अगर कैडमियम की अधिकता अधिक हो जाए तो इससे आपको इटाई इटाई नामक रोग हो जाता है। कौन सा? इटाई इटाई। तो तीनों याद रखेंगे। देखो, आर्सेनिक अगर अधिक हो जाए, आर्सेनिक अत्यधिक हो जाता है तो ब्लैक फुट रोग। मरकरी अत्यधिक हो जाए तो मिनी माता रोग, ठीक है, माँ से मरकरी, माँ से मिनी माता। और कैडमियम की अधिकता अगर जल में हो जाती है तो देखो तीनों जल से रिलेटेड है, जल जल जल। अगर जल में अधिकतम मात्रा में कैडमियम है तो आपको इटाई इटाई रोग हो जाएगा। नाइट्रेट की अधिकता वाले जल के सेवन से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है, नाइट्रेट की अधिकता से, अगर जल में नाइट्रेट की अत्यधिक मात्रा है तो बच्चों को ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है। सिंड्रोम वाले जो ये डिसीज हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो टर्नर सिंड्रोम, एक डाउन सिंड्रोम। ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी की बात करते हैं तो भोपाल का जो गैस कांड हुआ था 1984 में, 1984 के समय पे, तो किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी। इसके रिसाव के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री में। ये जो गैस लीक हो गई थी। नेक्स्ट है कि चेरनोबिल परमाणु आपदा 1986 किस देश में हुई थी? तो चेरनोबिल परमाणु आपदा जो है आपके यूक्रेन में हुई थी दोस्तों, यूक्रेन में। ठीक है, चेरनोबिल परमाणु आपदा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो सीएनजी का जो मुख्य घटक है वो है मीथेन। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य कथन क्या है? मेथेन है, CH4। और एलपीजी का जो होता है वो, एलपीजी का मुख्य घटक होता है, हम्म वो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरनोबिल हमने पढ़ लिया, यूक्रेन का जो परमाणु आपदा 1986 में हुआ था। ठीक है, तो यूक्रेन में चेरनोबिल। सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है। एलपीजी का मुख्य घटक है जो प्रोपेन और ब्यूटेन है। ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, और ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फुल नेम पूछी जाती है एग्जाम में। 50, बायोगैस गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक जो है वो मीथेन, CH4। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हमने शुरू में ही बताया आपको, 22 अप्रैल को हम विश्व वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 21 अप्रैल को हम विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं, विश्व वानिकी वानिकी दिवस मनाते हैं। ओके। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। पॉलीथीन की थैलियों को आसानी से नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि वे पॉलीमर से बनी होती हैं, पॉलीमर से बनी होती हैं, और पॉलीमर इतनी जल्दी नष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, ई कचरा में मुख्य रूप से कौन से हानिकारक तत्व पाए जाते हैं? तो ई कचरा में मुख्य रूप से जो आपका लेड, उसको पीबी बोलते हैं, और कैडमियम, CD। तो लेड और कैडमियम की मात्रा पाई जाती है किसमें? ई वेस्ट में। अगला है कि फ्लाई एश प्रदूषण किसके कारण होता है? तो फ्लाई एश जो प्रदूषण है ये किसके कारण होता है? ये थर्मल पावर प्लांट, जो कि कोयला आधारित बिजली घरों से होता है फ्लाई एश। स्मॉग,
SMOG, स्मोक किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो ये स्मोक प्लस फॉग से मिलकर बना है। जब आपका स्मोक और फॉग दोनों होंगे तो बन जाएगा स्मॉग आपका। ठीक है। 57, मोटर वाहन से निकलने वाले धुएं में कौन सी जहरीली गैस पाई जाती है? तो दोस्तों मोटर वाहनों से निकलने वाले जो धुआं है इसमें आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस पाई जाती है। रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता में कौन सी गैस, रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को, ठीक है, कौन सी गैस कम कर देती है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर रक्त की ऑक्सीजन की क्षमता जो है वो बहना कम हो जाए तो ये आपके कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता हो गई। इसका मतलब आपकी रक्त की जो बहने की क्षमता है वो कम हो गई। नेक्स्ट है गंगा एक्शन प्लान GAP किस पर शुरू किया गया था? तो 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था। देखो 1984 में क्या हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी, उसके जस्ट बाद हो, तो आप ऐसे याद रखो कि गंगा दूषित हो गई। तो जबकि भोपाल साइड गंगा नहीं है, लेकिन याद करने का तरीका एक है। तो उसके जस्ट बाद क्या हुआ, नदियां अगर दूषित हुई तो सबसे तो गंगा नदी दूषित हुई, क्योंकि सबसे बड़ी है हमारे भारत के अंदर। तो 1985 में क्या हुआ कि गंगा एक्शन प्लान हम लाए। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया? तो 2 अक्टूबर 2014 को। ये फर्स्ट स्वच्छ भारत अभियान था, दूसरा 2021 में शुरू किया गया, 2 अक्टूबर को। ठीक है। जो सेकंड नंबर का 2.0 स्वच्छ भारत अभियान है, ये 2 अक्टूबर को 2021 में शुरू किया गया। और पहला वाला जो स्वच्छ भारत अभियान था 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 60 क्वेश्चन अगेन कंप्लीट कर लिए हैं फिर से। पहले 30 और फिर से 30 हमने एक और क्वेश्चन कर लिए, तो टोटल हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हम आगे बढ़ते हैं भाग नंबर 3 की ओर, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और पर्यावरण आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन जो कि 60 से लेकर 90 तक है। तो भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत का वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1936 में बना था, जिसको हम हैरी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। इसका पूरा पूरा नाम है हैरी नेशनल पार्क। यहाँ पर सबसे पहले 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था इसी नेशनल पार्क में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट जो है वो आपके उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक चमेली जिले में ही स्थित है, चमोली। 63, एक सींग वाले गैंडे राइनो के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो ये है कांजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में स्थित है, वन हॉर्न राइनो के लिए। कौन सा? कांजीरंगा नेशनल पार्क। एशियाटिक लायन जो है, एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास कौन सा है? तो जो एशियाई शेर है इनका एकमात्र प्राकृतिक नेचुरल जो हैबिटेट है, प्राकृतिक आवास है, वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में देखने को मिलेगा। पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल अभी बगल में मेरे, जहाँ मैं रहता हूँ राजस्थान में, उसके जस्ट बगल में भरतपुर है, ये 40 किलोमीटर दूर मेरे यहाँ से। तो केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य जो है वो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अगर ताजमहल के आप बगल में रह रहे हो तो ताजमहल शायद घूमने ना जाओ कभी भी। ठीक है, लेकिन जो दूर से 50-500 किलोमीटर दूर रह रहे हैं वो ताजमहल जरूर घूमने आएंगे। तो वही होता है कि दूर के दूर सुहावने, एक प्रकार की जो कहावत है ना, वो इसीलिए सही बनी है कि अगर आप दूर से आएंगे तो जरूर देखेंगे। जैसे राम मंदिर, जो अयोध्या रह रहे हैं तो शायद राम मंदिर नहीं जाए, क्या पता कभी ना जाए, कहेंगे अरे मंदिर बगल में ही, कभी भी घुमाएंगे, क्या ही है। लेकिन अगर जो दूर के हैं वो जरूर देखने जाते हैं। तो एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात, और जो केवलादेव पक्षी अभयारण्य है ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। और प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था, ये 1992 में शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट एलिफेंट। 68, दाची ग्राम नेशनल पार्क जो कि हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है, दाची ग्राम नेशनल पार्क ये है कहाँ पर? ये जम्मू कश्मीर में आपके स्थित है, JK में। ठीक है। 69, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम केवल नामजाओ नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, ये मणिपुर में लोकटक लेक पर, लोकटर झील में स्थित है, मणिपुर में। ठीक है। यहाँ पर जो ऊपर जो ऐसी गोल गोल रिंग टाइप की बनी होती है, इसको हम बोलते हैं फुंडिस। इसको बोलते हैं क्या? फुंदिस। ठीक है, ये जो घास टाइप की लगी होती है फुंदिस बोलते हैं हम। 70, बाघ राज टाइगर स्टेट के नाम से किसको जानते हैं? तो मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। 71, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में स्थित है, ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। चिपको आंदोलन 1973, जो कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी शुरू हुआ था,
तो याद रखना कि उसी साल चिपको आंदोलन भी हुआ था। ये सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा शुरू किया गया था। हुआ क्या था कि उत्तराखंड में पेड़ काटने की प्रथा बहुत ज्यादा चली थी, बहुत लोग सरकार के द्वारा पेड़ काटे जा रहे थे, लोग पेड़ काट रहे थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा और उनके साथ में चंडी प्रसाद जो भट्ट थे, ये पेड़ों से जाकर लिपट गए, और इनसे इनके साथ में मिलकर कई सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो वो भी जाके पेड़ों से लिपट गए, मतलब गले लगा लिया उनको, उनकी शाखाओं को, कि पहले मुझे काटो उसके बाद पेड़ काटना। तो इस कारण से ये बहुत फेमस हुआ उस समय पर, और पेड़ कटना फिलहाल में बंद हुआ, क्योंकि वहाँ की प्राकृतिक जो सुंदरता है उसको खत्म हो जाएगी पूरी। हमारे जो हिल स्टेशन इतने सुंदर सुंदर बने हैं, है ना, वो वहां भी गर्मी हो जाएगी, इसलिए ये सब शुरू किया गया था उस समय पर। तो उसका इफेक्ट भी अभी देखने को मिलता है कि वहाँ पर टाइम ज्यादा सर्दी है वहाँ उत्तराखंड साइड, और ज्यादा हरियाली देखने को मिलेगी आपको वहां पर। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत में है अपिक्को आंदोलन, ठीक है, अपिक्को आंदोलन, ये दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन। अपिक्को आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये पांडुरंग हेगड़े थे, ठीक है, पांडुरंग हेगड़े अपिक्को आंदोलन के। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नर्मदा नदी जो थी, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था इसके लिए मेघा पाटकर और बाबा आमटे ने नर्मदा बचाओ आंदोलन में भाग लिया था। इन्होंने नेतृत्व इसका किया था, मेघा पाटकर और बाबा आमटे ने। नेक्स्ट है जल पुरुष, वाटरमैन ऑफ इंडिया, ठीक है, आपने लौह पुरुष सुना होगा, देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन आज आ गया ये एग्जाम में, वाटरमैन ऑफ इंडिया। तो जल पुरुष कौन है भारत के? ये है राजेंद्र सिंह। ओके, राजेंद्र सिंह भारत के वाटरमैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। भारत के बर्डमैन, बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन कहलाते हैं? तो बर्डमैन ऑफ इंडिया है डॉक्टर सलीम अली। और सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी और सलीम अली नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलेंगे भारत में। आप मुझे कमेंट करके बताना कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य और सलीम अली नेशनल पार्क ये दोनों कहाँ स्थित हैं, अलग अलग राज्य में है, ये ध्यान रखेंगे। 79, कछुआ संरक्षण परियोजना ऑलिव रिडले कछुआ कहाँ चलाई गई थी? तो ये भितरकनिका नेशनल पार्क जो है उड़ीसा के अंदर है, भितरकनिका नंदनकनिका, ये उड़ीसा में है दोनों। तो भितरकनिका नेशनल पार्क में ये योजना चलाई गई थी, कौन सी? ऑलिव रिडले योजना, ठीक है, कछुआ संरक्षण परियोजना। 80, ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है? तो ग्रीन मफलर का संबंध जो है ध्वनि प्रदूषण से है। इससे ध्वनि प्रदूषण से, सड़कों के किनारे पेड़ लगाना इससे संबंधित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार राज्य में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। सिमलीपाल नेशनल पार्क आपका उड़ीसा में है। सिमलीपाल, नंदनकनका, भितरकनिका ये सब उड़ीसा में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आप देखेंगे सिमलीपाल के बाद नामदफा नेशनल पार्क आ गया। तो नामदफा जो है ये कहाँ स्थित है? तो नामदफा नेशनल पार्क है, ये अरुणाचल में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। 85, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपके केरल राज्य में स्थित है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। यहीं पर आपको साइलेंट वैली देखने को मिल जाएगी। नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व स्थित है। नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व किन राज्यों में फैला है? तो नीलगिरी आपका दोस्तों ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, तीन राज्यों में फैला है। कहाँ कहाँ? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये तीन राज्यों में फैल रखा है, ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है इको मार्ग, इको मार्ग क्या है? तो इको मार्ग पर्यावरण के, अब देखो इको से समझ में आ रहा है कि ये पर्यावरण से संबंधित है। तो पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को दिए जाने वाला एक प्रमाण पत्र है। इसका लोगो मिट्टी का घड़ा है, इसका लोगो क्या है? मिट्टी का घड़ा है। ये इको मार्क का सिंबल है, और ये किससे संबंधित है? पर्यावरण से। एगमार्क क्या है? तो एगमार्क आपका ये कृषि उत्पादों की गुणवत्ता से संबंधित है। एगमार्क तो एग्रीकल्चर से याद रखो, एजी का मतलब एग्रीकल्चर, इको का मतलब होता है, इकोलॉजी होती है ना पर्यावरण, तो उससे संबंध रखो, पर्यावरण से संबंधित है। याद करने के यही छोटे छोटे तरीके होते हैं जिनके द्वारा हम लोग याद कर पाते हैं। नेक्स्ट है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान मैंग्रोव वन और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, सुंदरबन टाइगर उद्यान। अब आते हैं दोस्तों लास्ट सेक्शन पर हम, ये भूगोल का सेक्शन है जिसमें कि आपको 91 से लेकर 120 तक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लास्ट पोर्शन, भूगोल, स्वास्थ्य,
आवास और विविध। ठीक है, सब देखने को मिलेंगे ईवीएस में से। तो क्वेश्चन नंबर 91 है कि मलेरिया की दवा जो कुनेन है किस पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। तो मलेरिया की दवा कुनेन दोस्तों ये सिनकोना, सिनकोना नाम करके एक ट्री होता है, उससे प्राप्त होती है मलेरिया की दवा। ओके। अगला है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है, क्योंकि मसूड़ों में खून आना ये विटामिन सी की कमी से हो जाता है। 93, जल में जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। 94, बसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो बसा में घुलनशील विटामिन है वो ए डी ई के। अब इनको याद करने का एक मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, देखो। जल ये है वाटर, तो जल में हुआ क्या कि कीड़ा गिर गया। क्या गिर गया, कीड़ा। कीड़ा की स्पेलिंग याद रखो, KEDA, कीड़ा। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये कीड़ा जल में गिर गया, तो ये सभी विटामिन जल में घुलनशील है। ठीक है। सॉरी, गलत क्या गया मैं, जल में नहीं है ये सब बसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, ये सब है बसा में घुलनशील विटामिन। कीड़ा एक बसा में गिर गया तो यहाँ जाकर मर गया जल में से, तो वापस भी आ जाएगा। लेकिन जल में जो घुलनशील विटामिन है वो है ए और बी और सी, वाटर। बी और सी, तो वाटर में घुलनशील है ये जल, बी और सी। और कीड़ा जो है ये बसा में, फैट में सॉल्यूबल विटामिन है। ठीक है। भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो 1995 में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। कब, 1995। नेक्स्ट है दोस्तों, डेंगू रोग का वाहक कौन सा मच्छर है। तो मादा जो एडीज मच्छर है, एडिस एजिप्टाइस एजिप्टी, ये आपका डेंगू रोग का वाहक है। 97, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है। तो मलेरिया जो है वो आपका मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। देखो, डेंगू जो है वो एडिस एजिप्टाइल से होता है, और मलेरिया जो है वो एनाफिलीज मच्छर से होता है, मादा, दोनों है मादा ही। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 1945 को बनाया गया था। सॉरी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में की गई थी। कब, 1948 में, याद रखेंगे। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इग्लू क्या है। एस्किमो जनजाति द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाया गया एक गुंबदनुमा घर, इसको हम बोलते हैं इग्नू, इग्लू। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको इग्लू। नेक्स्ट है कि चांगपा जनजाति है जो है वो पश्मीना बकरियां पालती है, पालने वाली है। ये कहाँ पाई जाती है। तो चांगपा जनजाति जो कि पश्मीना बकरियां पालने वाली है, ये लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में पाई जाती है ये जनजाति। नेक्स्ट है, असम में भारी बारिश के कारण घर कैसे बनाए जाते हैं। तो मजबूत बांस के खम्भों पर बनाए जाते हैं, जो कि जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 आपके सामने ये रहा दोस्तों। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की विशेषता क्या है। तो मिट्टी के घर बनते हैं जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। तो राजस्थान के जो ग्रामीण घर है ये मिट्टी के घर होते हैं और कटीली, जिनकी छतें जो है कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं, क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। नेक्स्ट है कि ब्रेल लिपि जिसको दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। तो ब्रेल लिपि दोस्तों ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य का एक प्रसिद्ध पारंपरिक कला है। तो ये बिहार का प्रसिद्ध चित्रकला है मधुबनी। ठीक है, मधुबनी में मधुबनी चित्रकला। नेक्स्ट है कि पश्मीना शॉल किससे बनाई जाती है। तो लद्दाख की विशेष पहाड़ी बकरियों के बालों से बनाई जाती है पश्मीना शॉल। क्वेश्चन नंबर 106 है कि भारत की सबसे बड़ी, सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 25 है, 2525 है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, लेकिन वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। तो ये है गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और दक्षिण गंगा गोदावरी। बिहार का शोक दामोदर नदी को कहते हैं, और बंगाल का शोक कहते हैं हम कोसी नदी। ठीक है, मैं उल्टा बोल गया, बंगाल का शोक जो है वो है दामोदर नदी और बिहार का शोक है वो कोसी नदी है, क्योंकि ये अपने मार्ग को बहुत ज्यादा बदलने के लिए जानी जाती है।
माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये किस राज्य में स्थित है? ये असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, माजुली रिवर आइलैंड। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन की ओर, 113 से लेके 120, और यहीं पर हमारी स्लाइड खत्म हो जाएगी। भावना नागल बांध जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये किस नदी पर बना है? तो ये सतलज नदी पर बना है। ठीक है, सतलज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है कि हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ये किस नदी पर स्थित है? ये महानदी पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह जो है भागीरथी नदी पर स्थित है, उत्तराखंड में टिहरी बांध। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वो किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में आपको देखने को मिलेंगे, एमपी में। भारत में वन महोत्सव किसने शुरू किया? तो कन्हैया लाल जो मणिकलाल मुंशी थे, के एम मुंशी, इन्होंने 1950 में वन महोत्सव शुरू किया था। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो पृथ्वी का 71% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसे घास के मैदान भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, सोनमर्ग गुलमर्ग। लेड जिसको सीसा बोलते हैं रहित पेट्रोल के प्रयोग की सलाह क्यों दी जाती है? लेड रहित पेट्रोल के प्रयोग की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि सीसा वाहन के धुएं के साथ मिलकर वायु प्रदूषण फैलाता है। सीसा मतलब लेड। और मानव के तंत्रिका तंत्र जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। ओके दोस्तों, तो वी हैव कंप्लीटेड दी 120 क्वेश्चंस विद इन फ्यू मिनट्स। 1 घंटा भी नहीं होगा, तो 120 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब आप इनको रिवाइज करना मल्टीपल टाइम, 2 बार 3 बार, जितनी बार कर पाओ, जिससे कि आप प्रॉफिट मिले आगे।